जिन पर हमें सोचना भी चाहिए। जब हम दलित साहित्य की बात करते हैं तो उसके साथ साथ सिर्फ साहित्य ही नहीं रहता, दलित साहित्य के साथ में दलित चिंतन भी है, दलित दर्शन भी है, दलित शब्दावली भी है जिसकी बात अभी कर रहे थे, तो जार्गन की बात भी होती है। इसके साथ साथ दलित लेखक संघ के साथ में संघर्ष भी जुड़ा हुआ है। आज जैसी व्यवस्था है हमारी, उस व्यवस्था में संघर्ष के बिना हम नहीं जी सकते। हमारे अपने अस्तित्व का भी प्रश्न है, और जो एक शत्रु है जिसके विरुद्ध हमें संघर्ष करना है, वो बहुत सारे लोगों का साझा शत्रु है। हम सिर्फ दलित तक अगर सीमित रखेंगे उसे, तो शत्रु के विरुद्ध जो आक्रामक रवैया हम अपनाना चाहते हैं, जो उस पर प्रहार करना चाहते हैं, प्रतिरोध की आवाज़ उठाना चाहते हैं, उसके लिए हम अकेले ना पड़ें। इसलिए समान विचारों वाले, समान दर्शन वाले, समान साझा शत्रु के खिलाफ साझा संघर्ष करने वाले जो भी लोग हमारे साथ आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करें। उनके संघर्ष में जो साझा संघर्ष है उसमें भी हम सहयोग दें। मार्क्सवादियों के बारे में हमारे पहले सत्र के अध्यक्ष महोदय जी ने कुछ शब्द कहे थे, मैं उस पर नहीं, उसकी आलोचना पर तो नहीं जाता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। दलित लेखन में, दलित लेखन क्या, दलित समाज का जो स्वाभाविक मित्र हो सकता है वो मार्क्सवाद हो सकता है, और मार्क्सवाद है जो कंधे से कंधा मिला करके दलित संघर्षों में आगे रहता है। उसी प्रकार दलितों को भी उन संघर्षों को तरजीह देनी चाहिए, उनमें हिस्सा लेना चाहिए जो समान उद्देश्यों के लिए लड़े जा रहे हैं। यहाँ दलितों की जो बात है उसमें केवल दलित ही नहीं, दलित के अलावा और बहुत सारे लोग भी हैं, उन्हें भी हमें अपने साथ में लेके चलना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो वामपंथ की आलोचना करते हैं, मार्क्सवाद की आलोचना करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस मार्क्सवाद का विरोध जब किया जा रहा है तो सीधी सीधी बात है कि आप वामपंथ का विरोध न करके आप दक्षिण पंथ का समर्थन कर रहे हैं। दलित लेखक संघ के इस मंच के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हम इन वैचारिक प्रश्नों को आपस में इन पर संवाद करें, इन पर बहस करें, इन पर भी विचार करें। मेरा अपना विचार है, एक निर्णय होता है, एक न्याय होता है। आज निर्णय और न्याय में अंतर है। निर्णय जरूरी नहीं कि वो न्याय ही हो, और जो आजकल जगह जगह से न्याय व्यवस्था की ओर से जो संकेत आ रहे हैं, उन पर किसी देवालय की छाया है मानसिक रूप से। इसी बात को मैंने अपने गीत में कहने की कोशिश की है। न्याय और निर्णय में अंतर दिख रहा, खंडपीठ पर देवालय की है छाया। न्याय और निर्णय में अंतर दिख रहा, खंडपीठ पर देवालय की है छाया। लंबित पड़ी याचिकाएं हैं वर्षों से, याचक पेशी पर उम्र गुजार रहे। साक्ष्य सुरक्षित नहीं रह सके हैं घर में, आरोपी पाते पग पग सत्कार रहे।
और छोड़े हैं सम्मान सहित जो अपराधी, छोड़े हैं सम्मान सहित जो अपराधी, वे अभिनंदित हुए सत्य भी सकुचाया, खंडपीठ पर देवालय की है छाया। कि जहां धर्म के संस्कार संदिग्ध हुए, नारों हुंकारों तक निष्ठा सीमित है। जहां धर्म के संस्कार संदिग्ध हुए, नारों हुंकारों तक निष्ठा सीमित है, वहां गरजती हुई घोषणाएं लेकर भक्तिभाव की कैसी श्रद्धा अंकित है, भक्तिभाव की कैसी श्रद्धा अंकित है। और जन्म जाति निर्णायक दंड संहिता में, जन्म जाति निर्णायक दंड संहिता में मानवता का पाठ न अब तक दोहराया, खंडपीठ पर देवालय की है छाया। कि बहुसंख्यक भयग्रस्त हो रहा जब फिर भी, गरज रहा कहकर भविष्य की शंकाएं। बहुसंख्यक को घबराहट हो रही है कि बहुसंख्यक भयग्रस्त हो रहा जब फिर भी, गरज रहा कहकर भविष्य की शंकाएं। वहां अल्पसंख्यक अस्तित्व बचाने को कहां कहां जाकर कैसी कस्में खाएं, वहां अल्पसंख्यक अस्तित्व बचाने को कहां कहां जाकर कैसी कस्में खाएं। और न्याय संहिता को रख किसी तिजोरी में, न्याय संहिता को रख किसी तिजोरी में, बंद आंख रख दरबारी सुर में गाया, खंडपीठ पर देवालय की है छाया। अंतिम है कि निर्णय भी स्वायत्त नहीं है, डरे डरे, निर्णय भी स्वायत्त नहीं है, डरे डरे, सिंहासन है जैसे आंख तरे रहा। कि निर्णय भी स्वायत्त नहीं है, डरे डरे, सिंहासन है जैसे आंख तरे रहा। चौपट नगरी हुई नीतियों के कारण, राजा के संकेतों में अंधेर रहा, राजा के संकेतों में अंधेर रहा। यह उबला आक्रोश प्रश्न में पूछेगा, यह उबला आक्रोश प्रश्न में पूछेगा, किस किसने जनहित को आकर ठुकराया। खंडपीठ पर देवालय की है छाया, न्याय और निर्णय में अंतर दिख रहा, खंडपीठ पर देवालय की है छाया। जब भी पाती हूँ खुद को अकेला और उदास, जब भी पाती हूँ खुद को अकेला और उदास, हल्के से मुस्कुरा लेती हूँ, गुनगुना लेती हूँ कोई पसंदीदा गज़ल, और इस तरह लकीरें उदासी की मैं खुद ही मिटा लेती हूँ। जब भी पाती हूँ कभी खुद को अकेला और उदास, हल्के से मुस्कुरा लेती हूँ, गुनगुना लेती हूँ कोई पसंदीदा गज़ल, और लकीरें उदासी की इस तरह मैं खुद ही मिटा लेती हूँ। खड़े होकर सामने आईने के टांक लेती हूँ जूड़े में फूल, टांक लेती हूँ जूड़े में फूल, और खड़े होकर सामने आईने के खुद को निहार लेती हूँ, और बदल डालती हूँ घर भर के चादरें और लिहाफ, बदल डालती हूँ घर भर की चादरें और लिहाफ। भूल गई हूँ। खड़े होकर सामने आईने के मैं खुद को निहार लेती हूँ, बदल डालती हूँ घर भर की चादरें और लिहाफ, रखकर कुछ चीज़ों को करीने से मैं अपना घर संवार लेती हूँ। ये दुनिया संवारने की शुरुआत है। बहुत कभी देख लेती हूँ कोई अधूरी छूटी हुई फिल्म, कभी देख लेती हूँ कोई अधूरी छूटी हुई फिल्म, कभी यूं ही घर भर में घूम लेती हूँ, और पहन के पायल घुंघरू वाली माधुरी के गीतों पर मैं खुद ही झूम लेती हूँ। यूं ही लिख डालती हूँ अचानक कई किस्से और कविताएं, यूं ही लिख डालती हूँ अचानक कई किस्से और कविताएं,
चिट्ठियाँ लिख लिख कर संभाल लेती हूँ। अब चिट्ठियाँ लिखने का तो रिवाज रहा नहीं, चिट्ठियाँ लिख लिख कर संभाल लेती हूँ और साझा करके मन को अपने डायरी के पन्नों पर मैं खुद से ही कर कई सवाल लेती हूँ। एक चाय अदरक वाली और कुछ यादें मीठी लेकर मैं दिन भर की थकन उतार लेती हूँ और बैठ जाती हूँ अक्सर शाम को बालकनी, पौधों से भरी बालकनी में बैठ जाती हूँ अक्सर शाम को पौधों से भरी बालकनी में और इस तरह उदासी से मैं खुद को उबार लेती हूँ। और बस एक बहुत ही छोटी सी कविता है। जब मैं शाम को उधर से अक्सर करनाल से घर आते हैं हम यहाँ पे, तो शाम को मजदूरों को घर आते जाते देखती हूँ, तो उन पे एक 4 लाइनों की कविता लिखी थी। अपने घर तुम जाते हो, कविता का शीर्षक है घर लौटना। अपने घर तुम जाते हो अच्छा मुझे लगता है, जैसे कोई मेरे घर आया हो। काम पर तुम जाते हो और अच्छा मुझे लगता है, जैसे कोई घर लौटने के लिए काम पर गया हो। काम से घर लौटती स्त्रियों को देखती हूँ तो अच्छा मुझे लगता है, जैसे घर लौटना। मैंने उड़ा दी है सर से चोटी, देख मैंने उड़ा दी है सर से चोटी, मैं बुतों के सामने हाथ जोड़े नहीं हूँ अब, मैं बुतों के सामने हाथ जोड़े नहीं हूँ अब। देख मैंने पोंछ दिया है माथे का तिलक, देख मैंने पोंछ दिया है माथे का तिलक, अब तू भी उतार दे जालीदार टोपी, छोड़ दे सजदे में झुक जाना, छोड़ दे सजदे में झुक जाना और माथे पर उभरे छाप को मिट जाने दे, माथे पे उभरे छाप को मिट जाने दे। आओ मेरे दोस्त चल बस्ती के लोगों को बताएं उनके माथे पर लिखी भूख, आ मेरे दोस्त चलकर बस्ती के लोगों को बताएं उनके माथे पर लिखी भूख ऊपर वाले ने नहीं, धरती के ही कुछ ताकतवरों ने लिखी है और नाम दे दिया है ईश्वर अल्लाह का। एक दूसरी है, मुंह और कान। उनकी प्रयोगशाला में चल रहे हैं डराने, मारने, मुंह बंद करने और बलात् सहमति हासिल करने के नए प्रयोग। उनकी प्रयोगशाला में चल रहे हैं डराने, मारने, मुंह बंद करने और बलात् सहमति हासिल करने के नए प्रयोग और षड्यंत्र पर शोध। हम भी जुटे हैं जिंदा रहने में, बच निकलने में, ताकत और ऊर्जा बचाए रखने में, किसी आधुनिक तकनीक से नहीं बल्कि आपसी कानाफूसी से, किसी आधुनिक तकनीक से नहीं बल्कि आपसी कानाफूसी से एक मुंह से दूसरे कान तक पहुंचा रहे हैं धीमी धीमी ध्वनि, और किसी सुनसान में जाकर कर रहे हैं चिल्लाने का अभ्यास, ताकि मौके पर पैदा कर सकें एक बृहद कोरस और जोड़े जा सकें अधिक से अधिक मुंह और कान। एक छोटी सी और है, शांति नोबल। आजकल चर्चा ज़्यादा होती है, वो वेनेजुएला पे अटैक हो गए, भीतर तक कांप जाता हूँ, बुरी तरह खौफ खा जाता हूँ जब होती है घोषणा शांति नोबल पुरस्कार की। इस समय धरती पर न जाने कहाँ कहाँ हो रही होगी भयानक बमबारी, बिंदास जारी होगा कत्लेआम, उजड़ रहे होंगे कई बसे बसाए देश, भूमंडल पर फैल रही होगी बारूद की तेज। इस आज के कार्यक्रम से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, लेकिन मंच पे मैं कभी नहीं आया। मुझे इस तरह का कह रहे हैं 15 साल से करीब कि आप 2 कविता जो लिखते हो बोला करो मंच पे आगे, तो अपना वो फोबिया दूर करने आया हूँ, मैं कविता सुनाने नहीं आया। संगत के असर से कुछ सीख लेता हूँ मैं, संगत के असर से कुछ सीख लेता हूँ मैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ तुकबंदी लिख लेता हूँ मैं। है नहीं हालातों से हम अजनबी, है नहीं हालातों से अजनबी, हम सब लेखक और कवि। कि षड्यंत्र का सपना संजो रहा है देश का करता धरता। जय भीम के नारों से, लेकिन जय भीम के नारों से, कलम रूपी हथियारों से करे मुकाबला हर कवि
लेखक और कार्यकर्ता, क्योंकि षड्यंत्र का सपना संजो रहा है देश का करता धरता। बहुत धोखा छलावा और कपट हुआ है, बहुत धोखा छलावा और कपट हुआ है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। उठो जागो, इसलिए मेरा आह्वान है इस मंच की तरफ से कि बहुत धोखा छलावा और कपट हुआ है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन उठो जागो, कुछ लिखो है कलमकारों, वरना अच्छे दिन। औपचारिक शब्दों का प्रयोग उतना न करते हुए मैं भी चाहूँगा कि शब्दों का थोड़ा सा संक्षेपीकरण करते हुए एक कविता अतिरिक्त पढ़ी जाए। तीन कविता पढ़ सकें, वो समय बचाई जा सके, इसलिए थोड़ा समेट रहा हूँ। पहली मेरी कविता ये घुटन, कि हमें ज़मीन चाहिए सारा आसमान तुम रख लो, हमें ज़मीन चाहिए सारा आसमान तुम रख लो, हमें संविधान चाहिए गीता कुरान तुम रख लो, हमें संविधान चाहिए गीता कुरान तुम रख लो, हमें रोटी चाहिए आध्यात्म का ज्ञान तुम रख लो, हमें रोजगार चाहिए ये व्रत और ध्यान तुम रख लो, हमें विचार चाहिए ये मूर्ति बेजान तुम रख लो, हमें कलम चाहिए ये तीर कमान तुम रख लो, हमें सम्मान चाहिए ये क्रूर भगवान तुम रख लो, हमें इंसान चाहिए ये जाति का भान तुम रख लो, और हमें आज़ादी चाहिए अपनी संस्कृति महान तुम रख लो। हमें दूध चाहिए ये गोबर और मूत्र तुम रख लो। ये कविता जूठन पढ़ने के बाद हमारे लिखी गई थी, छोटी सी है, जिसका शीर्षक है गंगा जल। लाओ तुम्हारे गंगा जल को छूकर अपवित्र कर दूं, लाओ तुम्हारे गंगा जल को छूकर अपवित्र कर दूं, तुमने ही तो बख्शी हैं शक्तियां मजबूत और टिकाऊ, तुमने ही तो बख्शी हैं शक्तियां मजबूत और टिकाऊ, गंगा से कहीं ज्यादा कड़क, छू लूं तो गंगा भी गंगा नहाए, छू लूं तो गंगा भी गंगा नहाए, और तुम्हारे दैविक मंत्र भी उसके काम ना आए, जैसे नहीं काम आए अब तक हमारे, नहीं काम आए अब तक हमारे। जी, अब उसी पे आते हैं। छिछले प्रश्न गहरे उत्तर, इसका शीर्षक है जात हो भाई, दलित है साहब, नहीं मतलब किसमें आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब, मुझे लगा हिंदू में आते हो, आता हूं ना साहब पर आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई, जे दलित खाता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या खाते हो, आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं, और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं साहब, मुझे लगा मुर्गा खाते हो, खाता हूं ना साहब पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई, जो एक दलित पीता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या पीते हो, छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब, मुझे लगा शराब पीते हो, पीता हूं ना साहब पर आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या मिला है, जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब, मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब पर आपके चुनाव में। अंतिम है, क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या किया है, 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब, मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब आपके चुनाव का प्रचार, आपके चुनाव का प्रचार। धन्यवाद। मैं बिना समय गंवाए अपनी एक छोटी सी कविता पहले पढ़ रही हूँ, कठपुतलियाँ। राजा आता है, कठपुतलियाँ नाच उठती हैं, राजा आता है, कठपुतलियाँ नाच उठती हैं, राजा मुस्कुराता है, कुछ कठपुतलियाँ जोश से नाच रही हैं, कुछ कठपुतलियाँ जोश में नाच रही हैं, थकती नहीं हैं घंटों दिनों हफ्तों महीनों, कुछ होश में नाच रही हैं, वे थकने लगी हैं, रुकने लगी हैं, उनका थकना उनका रुकना राजा को नहीं भाता है, राजा क्रोध में आता है,
उन्होंने हुक्मदुली की है, सजा सुनाता है, राजा धीरे से मुस्कुराता है। एक कविता थी। इसके बाद एक कविता है जो औरत और आग, इसका शीर्षक है। उसने कहा तुम में बहुत आग है। उसने कहा तुम में बहुत आग है। मैंने कहा आग और औरत उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी है सभ्यता। क्या बात है। जितनी पुरानी है सभ्यता इंसान के इंसान होने की। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान बनने की इस प्रक्रिया में हम स्त्री और पुरुष बने, मैं और तुम बने। पुरुष ने अपने हिस्से में रख लिया आग का संचित कोष। पुरुष ने अपने हिस्से में रख लिया आग का संचित कोष, और औरत के हिस्से में आग का बंटवारा भी रहा अधूरा। इसलिए पुरुष जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे उगल देते हैं अपने हिस्से की आग, किंतु औरत ने अपनी आग संभाल कर रखी है। औरत ने अपनी आग संभाल कर रखी है सदी दर सदी। खर्चती आई है बड़ी किफ़ायत से, और समझ चुकी थी प्रारंभ में हुए छल से गर्भ धारण की प्रक्रिया तक, प्रजनन की असहनीय पीड़ा से संतान की उत्पत्ति तक, कि पुरुष के हिस्से आई ज़्यादा आग विध्वंसक हो सकती है, या फिर विनाशक समूची सृष्टि की। इसलिए जरूरी है सहेजना। इसे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकृति और संतति को बचाए रखने की इस अनंत कोशिश में स्त्री खुद ही बनती रही प्रयोगशाला। पुरुष नहीं रख पाया आग को स्वयं में ढाल पुरुष नहीं सीख पाया आग को स्वयं में ढालने का गुण, और तपता रहा कहीं भी ईर्ष्या, क्रोध, तो कभी द्वेष भाव की भट्टी में। औरत तय करती आई है एक अंतहीन सफर। उसने सीख ही लिया आखिर ये हुनर, कभी खुद की आग को थाम कर तो कभी पेट की। औरत ने बांट ली है अपने हिस्से की आग भीतर और बाहर। कुछ आग रख छोड़ी है दिल के किसी अंधेरे गीले कोने में, ताकि सुलगती रहे धीरे धीरे उतनी ही जितनी ज़रूरी है रिश्तों की गर्माहट के लिए। कुछ आग रख छोड़ी है उसने अपने घर के आले में सदियों पहले, ताकि रोशन रहे घर का आंगन। कुछ आग दे दी घर के चूल्हे को, ताकि घर में जलता रहे चूल्हा सबको। रहस्य, जिसका अर्थ स्त्री जननांग होता है। बिल्कुल सही। इस हिसाब से वह पहनकर निकले आधुनिक छोटे वस्त्र पारंपरिक परिधान अथवा घूंघट और बुर्कों की ओट में रहे। वह पहनकर निकले आधुनिक छोटे वस्त्र पारंपरिक परिधान अथवा घूंघट और बुर्कों की ओट में रहे। पुरुषों को पितृसत्तात्मक पुरुषों को प्रत्येक स्त्री में दिखाई देता है सिर्फ और है। तो ये कविता एक और कंट्राडिक्टरी लगी मुझे कविता। शब्दकोश सही है। कविता का शीर्षक है खेतीहर मजदूरों की पीड़ा। सभी ठौर गंधक ही गंधक, अब क्या करें। सभी ठौर गंधक ही गंधक, अब क्या करें। धरती उगले है बस नमक, अब क्या करें। धीरे धीरे या बताऊं या धीरे धीरे, चलो समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं उसको ऊपर नहीं करता। सभी ठौर गंधक ही गंधक, अब क्या करें। धरती उगले है बस नमक, और क्या करें। सबकी थाली में भरा स्वाद तो क्या हुआ। सबकी थाली में भरा स्वाद तो क्या हुआ। अपने पैरों में है मवाद, अब क्या करें। धरती सफेद और तेज धूप, धरती सफेद और तेज धूप आंखों को चौंधाती रोज। धरती सफेद और तेज धूप आंखों को चौंधाती रोज,
बूढ़ी बीनाई खत्म हुई, नजर जवान भी हुई खराब, अब क्या करें। पिता की यही कमाई, छूटी बच्चों की पढ़ाई, भविष्य हो रहा है बर्बाद, अब क्या करें। भर जिंदगी नमक खेत में चले पांव, भर जिंदगी नमक खेत में चले पांव, भर जिंदगी नमक खेत में चले पांव, चिता की आग में भी ना जले पांव। भर जिंदगी नमक खेत में चले पांव, चिता की आग में भी ना जले पांव, कच्छ की धरती में दफन है वही पांव, कच्छ की धरती में दफन है वही पांव, अगरिया पिछड़े पड़े हैं अब क्या करें, अगरिया पिछड़े पड़े हैं अब क्या करें। एक बार को नमक बनाकर, एक बार को नमक बनाकर गांधी बने महान। ये वही गुजरात की धरती है, गुजरात की कच्छ की धरती है जहाँ पे नमक बनाया था गांधी ने। एक बार को नमक बनाकर गांधी बड़े महान, रोज रोज का नमक बनाकर ये हैं अपने जीवन से परेशान, रोज रोज का नमक बनाकर ये हैं अपने जीवन से परेशान। आती सरकारें जाती सरकारें, आती सरकारें जाती सरकारें, किसने इनका दुख देखा है। पीढ़ी दर पीढ़ी गलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गलते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। मंचासीन और सभी उपस्थित साहित्यकारों को मेरा नमन। मैं एक ही कविता सुनाऊंगा और मुझे समय दिया है तो इसके लिए मैं हार्दिक आभार। मेरी कविता का शीर्षक है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं। अपनी है, अपनी है, मेरी ही कविता है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं, ठाकुर का तालाब, ठाकुर का कभी नहीं था। ठाकुर का कुआं, ठाकुर का तालाब, ठाकुर का कभी नहीं था, उसे हमारे पूर्वजों से छल बल से छीना गया था, उसे हमारे पूर्वजों से छल बल से छीना गया था। ठाकुर का खेत, ठाकुर के बैल, ठाकुर का हल, ठाकुर के कभी नहीं थे, ठाकुर के कभी नहीं थे, उन्हें हमारे पूर्वजों से छल बल से छीना गया था। आओ हौसला रखें, लड़ना सीखें, लड़ने का अभ्यास करें और लड़ने का अभ्यास कराएं, और लड़ने का अभ्यास कराएं, शरीर का, ज्ञान का और तार्किक बल बनाएं, साहस और शौर्य से बलपूर्वक भिड़ जाएं, साहस और शौर्य से बलपूर्वक भिड़ जाएं। रोटी बाजरा बैल हल खेत कुआं, गांव का गांव सब हमारा था, गांव का गांव सब हमारा था। दम है हिम्मत है तो संघर्ष करो, दम है हिम्मत है तो संघर्ष करो, जय भीम का उद्घोष करो, गांव का गांव वापस छीन लो और फिर, गांव का गांव वापस छीन लो और फिर कल जो भी ठाकुर के कब्जे में था वो कल तुम। विद्वान जन बैठे हैं मेरे सामने भी और इधर भी मंच पे भी। गजल के 2-4 शेर सुन लीजिएगा। यूं तो यारो थकान भारी है, यूं तो यारो थकान भारी है, फिर भी खुद की तलाश जारी है, फिर भी खुद की तलाश जारी है, फिर भी खुद की। और हजरात शेर सुनिएगा। हम में हर एक में एक परिंदा है। होता क्या, जब हमारी लड़की कहीं जाती है तो हम परिंदा होते हैं, और जब किसी की लड़की हमारे यहाँ आती है तो हम शिकारी होते हैं। हम में हर एक में एक परिंदा है, हम में हर एक में एक परिंदा है, और हर एक में एक शिकारी है,
और हर एक में कितने खुश हैं उन्हें कहाँ मालूम, कितने खुश हैं उन्हें कहाँ मालूम, हमने खुद ही ये बाजी हारी है, हमने खुद ही ये बाजी हारी है, हमने खुद ही। और डॉक्टर साहब शेर सुनिएगा। तोड़ आए हैं उनसे सब रिश्ते, तोड़ आए हैं उनसे सब रिश्ते, आज फिर कैसी बेकरारी है, आज फिर कैसी बेकरारी है, आज फिर कैसी। और गजल का अंतिम शेर सुनिएगा। दिल को बेमोल बेच आए हम, दिल को बेमोल बेच आए हम, अपनी अपनी दुकानदारी है, अपनी अपनी दुकानदारी है, फिर भी खुद की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अब एक गजल के दो शेर और सुन लीजिएगा। सभी लोग उनको भला मानते हैं, सभी लोग उनको भला मानते हैं, वो कितने भले हैं ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। और शेर सुनिएगा। मोहब्बत में धोखा दिया किसने किसको, मोहब्बत में धोखा दिया किसने किसको, ये वो जानते हैं या हम जानते हैं, या हम मैं तो ये विश्व पुस्तक मेला देखने आया था। ब्याज में औचक अवसर ये जो मिला है, यही मूल ध्येय हो गया। खैर, पहली कविता दो पंक्तियों की है। शुद्धता का नया पाठ, शुद्धता का नया पाठ, वह विकलांग है शुद्धता च्युत वाक्य, वह विकलांग है शुद्धता च्युत वाक्य, वह दिव्यांग है भगवा शुद्ध वाक्य, वह दिव्यांग है भगवा शुद्ध वाक्य। दूसरी कविता है, ये भी बहुत छोटी है। मनुष्य भाव, इसका मैंने शीर्षक दिया है। भय और अधिकार क्षय पर होता हूँ तो दलित होता हूँ, भय और अधिकार क्षय पर होता हूँ तो दलित होता हूँ, अहं भाव और कर्तव्य च्युति पर तो द्विज, अहं भाव और कर्तव्य च्युति पर तो द्विज, जबकि सुभाव गह स्वभाव पर जब रह पाता हूँ, निर्द्वंद निर्विघ्न निष्कलुष तो मनुष्य भाव पाता हूँ। तीसरी कविता है असली पंडित नकली पंडित। स्वाभाविक है, कविताएं तो स्वानुभव से ही आती हैं। तो असली पंडित नकली पंडित। एक कमजोर काया के धनी सज्जन से, एक कमजोर काया के धनी सज्जन से बात करते गजनुमा काया के मालिक, तद धर्मा व्यक्ति के श्री मुख से कार्यालय में ही एक दिन बात बात में निकल गई यह बात, तुम पंडित हो मगर नाम के ही, अलबत्त किसी काम के नहीं। संस्कृत के दो श्लोक भी याद हैं तुम्हें। जात भाई से मिले इस धिक्कार वचन पर, जात भाई से मिले इस धिक्कार वचन पर, कमजोर कायाधारी का शौर्य ताव खाया,
पहले तो उस सिकिया पहलवान ने, पतला था एकदम, पहले तो उस सिकिया पहलवान ने अपना नथुना फुलाया और फिर मेरी तरफ अपनी गर्दन घुमाकर खिसियानी बिल्ली सा खंभा नोच दिखाया। मैं पंडित नहीं हूं तो शूद्र हूं क्या? मैं पंडित नहीं हूं तो शूद्र हूं क्या? यह सुन भारी देहधारी की काया जुराई कि चलो पंडिती ज्ञान न सही, पंडित पना तो इसमें है पूरा बाकी। यह सुन भारी देहधारी की काया जुराई कि चलो पंडित ज्ञान न सही, पंडित पना तो इसमें। दलित लेखक संघ मंच को नमस्कार करता हूं और इसके संरक्षक डॉक्टर कुसुम वियोगी जी, जिनकी मेरे ऊपर विशेष अनुकंपा रहती है, और इस मंच के अध्यक्ष हीरालाल राजस्थानी जी, सचिव बली जी, मंच पर विराजमान सभी साथीगण और इस सभागार में उपस्थित सभी कवि और कवियत्री बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मंच का, विशेषकर डॉक्टर साहब का, कुसुम साहब का, कि मुझे आज इस गोष्ठी की अध्यक्षता का अवसर दिया। इससे मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ। और एक बार पुनः जो यहाँ उपस्थित हैं सभागार में, उनको पुनः धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि वो अभी तक उपस्थित हैं, नहीं तो अध्यक्ष के नंबर आता है तब तक मंच से सभागार खाली हो चुका होता है। तो मैं ज़्यादा वक्तव्य में समय तो नहीं लूँगा, जो कुछ कहना चाहूँगा बेहतर है कविता में कहूँ। मैं सबसे पहले दलित साहित्यकारों का, अपना और लोगों का भी, सबका नहीं तो अधिकांश का ज़रूर एक क्षण में परिचय दूंगा। पहले कि गरीबी में जन्मे, गरीबी में पनपे, गरीबी के आघात झेले हैं हमने। गरीबी में जन्मे, गरीबी में पनपे, गरीबी के आघात झेले हैं हमने। पढ़े तेल बाती में या चांदनी में ही, काटे बड़े दिन झमेले में हमने। बरसा में टूटे से छप्पर के टपकों में, रातें बिताई अकेले में हमने। और रहे पेट भूखे, अभावों को जिया, गरीबी के सब खेल खेले हैं हमने। गरीबी के सब खेल खेले हैं हमने। जब हमारा ऐसा बचपन रहा है, जब से हमारा परिचय हुआ है, तो हमारे लिए जिक्र हुआ यहाँ कि किस पे लिखें, क्या विषय होने चाहिए दलितों के, तो विषयों की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा परिचय इस तरह का है तो विषय अपने आप ही निकल के आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे हालात और इसके बाद में जो अत्याचार और अन्याय के हालात हैं, वो हमारे अंदर एक संवेदना प्रकट करते हैं। उस संवेदना पर जब हम चिंतन मनन करते हैं तो विचार निर्मित होते हैं, और उन विचारों को जब हम शब्दबद्ध करते हैं तो दलित कविता बन जाती है। तो मैंने नवगीत लिखे हैं, लेकिन गीत शब्द से जो आशय है कि गाना बजाना, नाचना, मस्त रहना, वो आशय हमारे नवगीतों में नहीं है। तो मेरा एक नवगीत है, वो यहीं से शुरू होता है कि मैंने कोई गीत लिखा हो ऐसा नहीं हुआ, मैंने कोई गीत लिखा हो ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो बस व्यथा लिखी अंतरतम की, शोषण उत्पीड़न की, जीवन के गम की, शिशुओं का क्रंदन और नारी की चीखें, वाण विद्ध तड़पते पंछियों की कीकें, लिखा शहर में बिना आग के उठता हुआ धुआं, मैंने कोई गीत लिखा हो ऐसा नहीं हुआ। झोंपड़ियों के झड़ते आंसू की लड़ियां, झोंपड़ियों के झड़ते आंसू की लड़ियां, पग पग होते अत्याचारों की कड़ियां, संस्कृत की काली करतूतें लिख डाली, संस्कृत की काली करतूतें लिख डाली, मासूमों की प्रताड़ना जी भर गाली, और लिखा दीन के आगे पीछे खाई और कुआ, मैंने कोई गीत लिखा हो ऐसा नहीं हुआ। हृदय में फैली नफरत के स्रोत लिखे, हृदय में फैली नफरत के स्रोत लिखे, उन्नति के पथ में बोए अवरोध लिखे, रिक्त उदर की झुकते सिर की मजबूरी, रिक्त उदर की झुकते सिर की मजबूरी, मानव से मानव की नित बढ़ती दूरी, लिखा सिंहासन का बहरापन,
लिखा सिंहासन का बहरापन, किससे करें दुआ, मैंने कोई गीत लिखा हो ऐसा नहीं हुआ। लिखी अंधविश्वासों की काली छाया, लिखी अंधविश्वासों की काली छाया, पाखंडों में फंसे अबोध चित्त काया, परंपराओं के विषाक्त अवशेष लिखे, परिवर्तन के सूत्रधार अभिलेख लिखे। हठी कलम ने कुछ ऐसे ही विषयों को छुआ, मैंने कोई गीत लिखा हो ऐसा नहीं हुआ, मैंने कोई गीत लिखा हो ऐसा नहीं हुआ। और इसी आशय का दूसरा है कि प्रासादों की चमक दमक से क्या लेना, प्रासादों की चमक दमक से क्या लेना, मैं तो झोपड़ियों के आंसू लिखता हूँ। प्रासादों की चमक दमक से क्या लेना, मैं तो झोपड़ियों के आंसू लिखता हूँ। बिकता यहाँ जमीर खुले बाजारों में, बिकता यहाँ जमीर खुले बाजारों में, पर दौलत मेरी कलम खरीद नहीं सकती। सिंहासन के गलत इरादों के चलते सच्चे कवि की स्याही बीत नहीं सकती। अडिग पर्वतों के भी शिखर लुढ़क जाते, अडिग पर्वतों के भी शिखर लुढ़क जाते, ऐसे सैलाबों में भी मैं टिकता हूँ। प्रासादों की चमक दमक से क्या लेना, मैं तो झोंपड़ियों के आंसू लिखता हूँ। लिखता हूँ सपना अभिशापित बाला का, लिखता हूँ सपना अभिशापित बाला का, चित्ती वाली साड़ी में शरमाई सी, छुपा रही है रिक्त पेट की ज्वाला को, नव युवती नव यौवन में मुरझाई सी। तो गगन चूमती अटारियों से क्या लेना, गगन चूमती अटारियों से क्या लेना, मैं तो इन कुटियों के आगे झुकता हूँ। प्रासादों की चमक दमक से क्या लेना, मैं तो झोंपड़ियों के आंसू लिखता हूँ। लिखता हूँ मैली अधनंगी किलकारी, लिखता हूँ मैली अधनंगी किलकारी, अंतिम सांसों में लिपटी बूढ़ी काया। युवा हाथ उठते जुगाड़ में रोटी की, ठंडा चूल्हा देख देख मन तरस आया। तो कौन रोक सकता है मेरी वाणी को, कौन रोक सकता है मेरी वाणी को, इन्हीं अभावों का मैं एक प्रवक्ता हूँ। मैं तो झोंपड़ियों के आंसू लिखता हूँ। सावधान हो जिनको देना है उत्तर, सावधान हो जिनको देना है उत्तर, हर वंचित की व्यथा सवाल उठाएगी। सावधान हो जिनको देना है उत्तर, हर वंचित की व्यथा सवाल उठाएगी। शोषित पीड़ित दलित प्रताड़ित मानवता अपना हर अधिकार मांगने आएगी। तो हर युग को झकझोरा मैंने इसीलिए, हर युग को झकझोरा मैंने इसीलिए, मैंने अरे मेरे पूर्वजों ने, हर युग को झकझोरा मैंने इसीलिए, सजग चेतना के स्वर जैसा दिखता हूँ। प्रासादों की चमक दमक से क्या लेना, मैं तो झोंपड़ियों के आंसू लिखता हूँ। यह गीत मनोरंजन का जादू मंत्र नहीं, यह गीत मनोरंजन का जादू मंत्र नहीं है, इसकी अंतर्दृष्टि तेज तीखी खासी, इसकी अंतर्दृष्टि तेज तीखी खासी। यह छरित हुए अस्तित्वों की है बैसाखी, यह सबल झूठ को भी नंगा कर देता है, यह सबल झूठ को भी नंगा कर देता है। यह चित्त अचेतन को चंगा कर देता है। यह धूर्त तांत्रिकों जैसा कोई तंत्र नहीं, यह गीत मनोरंजन का जादू मंत्र नहीं। यह सुप्त निशा में दीप जागरण भरता है, यह सुप्त निशा में दीप जागरण भरता है। मृत अभिलाषा में प्राण संचरित करता है, झकझोर जगाता निन्यारे संकल्पों को और लाता है मन मंथन से नए विकल्पों को। स्वर में सीधा संदेश, स्वर में सीधा संदेश, कोई षड्यंत्र नहीं। यह गीत मनोरंजन का जादू मंत्र नहीं। यह है अभिव्यक्ति पीड़ित दलित कथाओं की, यह है अभिव्यक्ति पीड़ित दलित कथाओं की, जीवन पथ में बरसी घनघोर व्यथाओं की। सुखमय भविष्य पलता इसकी प्रत्याशा में, सुखमय भविष्य पलता इसकी प्रत्याशा में। दो बूंद अमे की टपकें दीर्घ पिपासा में, है मानवीय संवेदन कोई यंत्र नहीं। यह गीत मनोरंजन का जादू मंत्र नहीं। मैंने क्या लिखना चाहा था, मैंने क्या लिखना चाहा था, किंतु कलम ने क्या लिख डाला। इसमें आप देखिए कि जो श्रृंगारिक शब्दावली है उसको मैंने अपने भाव में किस तरह से सामंजस्य किया कि मैंने क्या लिखना चाहा था किंतु कलम ने क्या लिख डाला। नवकलियों की मुस्कानों पर भौरों का नर्तन लिखना था, नवकलियों की मुस्कानों पर भौरों का नर्तन लिखना था।
स्नेह किरण का नील नयन से पाक परावर्तन लिखना था। लिखनी थी सपनों में आई सोन परी की मधुमेह क्रीड़ा। लिखनी थी सपनों में आई सोन परी की मधुमेह क्रीड़ा। महफिल में गौरांग अदब से करती पेश पान का बीड़ा। लेकिन जब प्यासे अधरों से देखा छिनता हुआ निवाला, तो भूख प्यास के अभिनंदन में शिशुओं का क्रंदन लिख डाला। मैंने क्या लिखना चाहा था, किंतु कलम ने क्या लिख डाला। खुशी बांटते चार चमन में गुल का अट्टहास लिखना था। ऋतु नरेश के नवागमन पर महका मधुर मांस लिखना था। पर्वत की बाहों में बहती शीतल सरिताओं की कलकल स्वर्णिम श्यामल धूप छां जो आंख में चौनी करती प्रतिपल। लेकिन अस्मत की रक्षा में जब कुर्बान हो रही बाला, दरिंदगी का हिसाब करने हर दिल में जज्बा लिख डाला। मैंने क्या लिखना चाहा था, किंतु कलम ने क्या लिख डाला। नीली कजरारी शर्मीली ढांक रही आंखों को अलकें, फिर भी नित ऊपर उठ कर ढूंढ रही जाने क्या पलकें। सपनों में खोई बिरहिंसी रजनी आतुर दिवस मिलन को, बनते विषय लेखनी के ये जो पी जाते सारे गम को। किंतु अभावों के आंगन में देखा तांडव नृत्य निराला, तो अधिकारों की भूख जगाने स्वर में इनकलाब लिख डाला। अधिकारों की भूख जगाने स्वर में इनकलाब लिख डाला। मैंने क्या लिखना चाहा था, लेकिन कलम ने क्या लिख डाला। वैसे पहले सत्र से अब तक एक शब्द बहुत गूंजता रहा है, तो शब्द है प्रतिरोध। तो आपका ध्यान चाहूंगा, प्रतिरोध शब्द पर मैंने एक कविता लिखी है। सर, प्रतिरोध पर एक कविता मैंने लिखी, जो पहले से ही प्रतिरोध शब्द बार बार आया है कि हमारा जो दलित साहित्य वो प्रतिरोधी होना चाहिए। तो वो मैंने एक कविता लिखी थी कि तर्क को स्वार्थ की लेखनी काटने लगे। तर्क को स्वार्थ की लेखनी काटने लगे। प्रमाण देशभक्ति का गद्दारी बांटने लगे। देश प्रेम राष्ट्र प्रेम परिभाषा बदलने लगे। पेट और पगड़ी का आग्रह टलने लगे। पेट और पगड़ी का आग्रह टलने लगे। मौन और शब्द में अनंत की दूरी हो, तब जो भी मजबूरी हो, पर प्रतिरोध जरूरी हो। तब जो भी मजबूरी हो, पर प्रतिरोध जरूरी हो। हिंसा ही विकास का पूरा नियोजन करे। हिंसा ही विकास का पूरा नियोजन करे। आदमी का आदमी से आदमी वियोजन करे। धर्मनिरपेक्षता पर धर्म आक्रमण करे। धर्मनिरपेक्षता पर धर्म आक्रमण करे। अंधविश्वास ही ज्ञान का प्रदर्शन करे। एक सांस जीने को हवा भी अधूरी हो, तब जो भी मजबूरी हो, पर प्रतिरोध जरूरी हो। क्या खाएं क्या पिएं निर्धारण कुर्सी से हो। क्या खाएं क्या पिएं निर्धारण कुर्सी से हो। भरी तिजोरी भरे पेट का आरक्षण फुर्ती से हो। जीवन की हर आवश्यकता राष्ट्रवाद में खो जाए। जीवन की हर आवश्यकता राष्ट्रवाद में खो जाए। आश्वासन की चादर ओढ़े विवेक ही जब सो जाए। लोकतंत्र के मर जाने की जब आशंका पूरी हो, तब जो भी मजबूरी हो, पर प्रतिरोध जरूरी हो। गेरुआ लिबास में खून का दाग छुप जाए। आजकल गेरुआ लिबास वाले क्या कर रहे हैं, सारे अपराध उनके क्षमा हो रहे हैं। गेरुआ लिबास में खून का दाग छुप जाए। कुतर्क की देहरी पर बुद्धि बल झुक जाए। सत्य प्रतिबंधित हो, झूठ के फंदों में सदाचार बंदी हो। निर्भय दरिंदों में कुर्सी के कब्जे में न्याय हो जूरी हो। कुर्सी के कब्जे में न्याय हो जूरी हो, तब जो भी मजबूरी हो, पर प्रतिरोध जरूरी हो। कथनी ही कथनी हो, करनी न करनी हो। कथनी ही कथनी हो, करनी न करनी हो। झूठ का प्रचार हो, जुमलों की बहार हो। झूठ का प्रचार हो, जुमलों की बहार हो। भूत के प्रकोप से मौन वर्तमान हो भविष्य पंगु सा
और भीत स्वाभिमान हो, लाज शर्म ढकने को ओढ़नी अधूरी हो, लाज शर्म ढकने को ओढ़नी अधूरी हो, तब जो सर मैं कविता पढ़ूं। स्वागत। 2024 के बाद देश आज़ाद हुआ है। 14 के बाद, सॉरी मैं गलत, 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है। तो उसमें हो गया, सर को देख के गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, हाँ हो सकता है। तो उसमें जो 2014 के बाद आज़ाद हुआ तो उसमें देशभक्ति होने का प्रमाण भी हुआ है। तो उस पर एक कविता मैंने लिखी है। मूल रूप से कवि नहीं हूँ, कहानियाँ और लघु कथाएँ लिखता हूँ, और पहचान तो मूल रूप से लघु कथाओं के रूप में मेरी रही है। हालांकि मेरी कहानियाँ अवार्डेड हुई हैं, हाँ कविता संकलन भी हैं 2-3। तो मैं एक ही कविता सुनाऊंगा, बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है। मैं देशभक्त नहीं होना चाहता। मेरे देशभक्त होने का प्रमाण अगर वे लोग देंगे जो देशभक्त की नाम पर धर्मों का सहारा लेकर मासूमों को आपस में लड़ाते हैं, उनके रक्त से वंदे मातरम लिखना चाहते हैं, या फिर वे लोग जिनके पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में सिंडिकेट्स का साथ दिया है और देश के सपूतों के बलिदान पर कहकहे लगाए हैं, अट्टहास किया है, और अगर मेरे देशभक्त होने का प्रमाण मुझे उनसे लेना पड़ेगा जो आज देश के टुकड़े टुकड़े को, देश की धरोहर और ईमान को कारपोरेट को बांट रहे हैं, उन्हें उपहार में दे रहे हैं, या फिर वे लोग जो नेकर और लाठी लेकर सुबह पार्क में नमस्ते सदा वत्सले तो करते हैं, लेकिन अपने ही देश के अपने सहोदरों को भंगी, चमार, ब्राह्मण, ठाकुर और बनियों की सरहदों में रखकर कभी न कभी एक होने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो मैं कतई कतई देशभक्त नहीं होना चाहता। अर्थशास्त्र का तो थोड़ा सा विद्यार्थी रहा हूँ, तो उसकी याद है। इशारे में बात करूँगा मैं, फिर एक कविता, सिर्फ एक कविता पढ़ूंगा छोटी सी। तो ग्रेशम का सिद्धांत है, जो आपके पास करारे नोट रहते ना, उस समय वो कॉइन की बात की थी, सोने का कॉइन और घिसा हुआ कॉइन। तो करारा नोट है मेरे जेब में, अगर करारा नोट अगर हो और दूसरा फटा सा या जहाँ मुड़ा हुआ हो या पुराना हो, तो मैं चलन में, यानी चलन में जो होता है अच्छे नोट हाशिए पे चले जाते। तो ये आज विजयी व्यवस्था के लोकतंत्र में ये कुछ हो रहा है। बस इतना व्यक्त देखे, और ये कविता का ये होता है कि ये देखे और उसको अभिव्यक्त करे अपने कविता के माध्यम से, इतना ही कहना चाहता हूँ। और अभी कविता कह देता हूँ। अचेत पड़ी है, चश्मा लगा लूं, सिर्फ एक ही कविता पढ़ूं। डालमिया की कोठी में स्थित, भैया डालमिया की कोठी में स्थित पुस्तकालय के वेंटिलेटर पर मुंह बिचकाए अज्ञे की शेखर की जीवनी अचेत पड़ी है। शेखर की जीवनी अचेत पड़ी है, किंतु व्यवस्था के निर्वाचित कर्ता धर्ताओं को तो, किंतु व्यवस्था के निर्वाचित कर्ता धर्ताओं को तो नागवर है श्रीमान वरवर राव की धक्का मार कोहनी, वरवर राव की धक्का मार कोहनी। आजकल वो मैं नहीं बोलूँगा, आप समझ रहे होगे। भैया ताउम्र महफूज और सलामत रहे, भैया ताउम्र महफूज और सही सलामत रहे पुलिस एक्शन में रजाकार निजाम, पुलिस एक्शन में रजाकार निजाम। किंतु विजयराजे सिंधिया ने धड़ल्ले से यथार्थ रेखांकित कर कहा है कि जगदलपुर के प्रवीचंद भंजदेव की पुलिस फोर्स ने बिछा दी थी लाश, पुलिस फोर्स ने
बिछा दी थी लाश। और उधर सफेद चट टोपी चढ़ाए सरपंच अपनी शेरवा में गुलाब टांग कर बड़ी बेसब्री से खाते रहे बादाम, बड़े बेफिक्री से खाते रहे बादाम। लेकिन सीमा पर तैनात चौकी और गुमटी का हर वक्त होता रहा नुकसान। लास्ट टाइम जाए भैया, हमें किसने देखने नहीं दिए लचर पचर इंतजाम। इस धरती पर गूंगों की नहीं सुनवाई, नहीं कोई भाषा, नहीं कोई जुबान। जिसे मनचले और बुजदिल लोग ताने मार कर कहते हैं कि वहाँ देखो चलता फिरता कब्रिस्तान, यह है। तो मुझे भी खुशी हुई कि मेरे बोलने के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा, यहाँ से जा सकूंगा। वक्त बहुत हो गया है। सबसे पहले मैं दलित लेखक संघ के यहाँ उपस्थित पदाधिकारियों और लेखक बंधुओं का, विद्वानों का आभार प्रकट करता हूँ उनके प्रति कि मुझे यहाँ कविताओं पर कुछ बात कहने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए, 2-3 बातें कहूँगा और बहुत कम वक्त लूँगा। कि मैं दलित लेखक संघ के कार्यक्रमों में अक्सर भाग लेता रहा हूँ, कविताएं सुनता रहा हूँ। कविताओं पर एक लंबी टिप्पणी भी मैंने लिखी थी। इस बार जो कविताएं मैंने सुनी कवियों की, उन कविताओं का जो कंटेंट है और जो फॉर्म है वो पिछली सुनी हुई कविताओं से बिल्कुल अलग। और ये जो एक बात थी दलित कविताओं के बारे में कि उसमें गुस्सा बहुत है और प्रतिक्रियावादी कविताएं हैं और उनकी विषय वस्तु सिर्फ एक है। तो मैंने देखा कि दलित कविता के क्षितिज का विस्तार हुआ है और उसके विस्तार में पूरी दुनिया समा गई है। क्या खास बात मैं महसूस किया, दिल से बोल रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया। हालांकि कुछ कविताएं बहुत कमजोर सुनाई गई हैं। उन कवियों का नाम मैं नहीं लूंगा, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, और उन्हें थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। और इस तरह की गोष्ठियों से, इस तरह की कविताओं को सुनने से उन्हें पता चलेगा कि हमें अपनी कविता को कैसे माजना है और कविता को कैसे बनाना है। कविता तो एक आर्ट है, बनाना पड़ता है। ऐसी कविता हो कि सुन के खरोच लग जाए, वो कविता भूले नहीं। साधना ने जो कविता सुनाई, क्या कमाल कविता है, खरोच डाल दिया उसने। मैं सामने दिख रही नाम याद आया इसलिए कह रहा हूं मैं, नहीं तो ऐसे तमाम कवि हैं जिन्होंने ऐसी खरोचे मेरी आत्मा पर डाली हैं। मैं भूल नहीं सकता उन कविताओं को, उन कवियों को। बच्चा लाल उनमें से अभी दिखे याद आ गया। तो सबके नाम से उस तरह से मैं शक्ल और नाम को जोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने लिखा है, ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। नहीं तो एक एक कवि की एक एक कविता पे मैंने नोट लिया हुआ है, और हीरालाल जी कहेंगे तो मैं इसको एक
एक लेख के रूप में इसको बना भेजूंगा। तो इससे पता चलेगा हमारे जो दलित लेखक संघ के कवि साथी हैं कि उनकी कविताएं कैसी हैं, उन्हें उनको पढ़ें। देखिए, पहली बात ये कि इस दौर की कविता की जो मुख्य जमीन है उसको मैंने आज देखा कि जो दलित लेखक जो कवि हैं उन्होंने उसको पकड़ा है। सिस्टम की आलोचना, व्यवस्था की आलोचना पहले नहीं थी, पहले की कविताओं में या कम थी। अब एकदम दिखाई दे रहा है कि हमारी लड़ाई किससे है, और वो छुपा नहीं है, वो बिल्कुल सामने दिख रहा है कि लड़ाई को किससे है। प्रेम की जो संवेदना है उसका विस्तार हुआ है, ऐसा कि साधना की कविता में था। तो कितनी भयानक सवालों को खड़ा करती है वो कविता कि प्यार करोगे तब भी मुझसे। तो प्रेम वैसा नहीं छुई मुई टाइप से, बड़ा बोल्ड, बड़ा रिवोल्यूशनरी प्रेमी हम देखते हैं। और स्त्री का जो अनुभव है, सरिता जी, मैं अगर नाम सही ले रहा हूँ, सरिता जी ने जो कविता पढ़ी कि स्त्री अनुभव, संघर्ष और संवेदना कविताओं में दिखी। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और जो कॉमननेस है, जो एक चीज़ हर कविता में मुझे दिखी, चाहे वो प्रेम की कविता हो या संघर्ष की, एक चीज़ दिखी कि ये जो मोदी सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को, यानी कि इस देश के 60% लोगों को वो पेट पालने का काम कर रही है। थाली लेके खड़े हैं लोग और उसमें अन्न मिल रहा है। ये दृश्य एक बनता है जब ये सुनता हूँ मैं कि 80 करोड़ आबादी जो है वो थाली लेके खड़ी है। तो इस देश का जो चित्र सामने आता है वो है भूख और गरीबी। और कौन कवि है जिसने इस भूख और गरीबी पर नहीं लिखा है? कॉमननेस है। ये चीज अगर कविता में नहीं है तो कविता नकली है, उस कविता को लिखने का कोई मतलब नहीं है। और ये इसलिए लिखा गया भूख और गरीबी पर कि वो इतना हमारे आंखों के सामने और रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है कि उसे अगर हम नहीं लिखेंगे तो हम एक झूठे कवि की तौर पे लिख रहे हैं। इसका मतलब यही होगा, हम आंख चुरा रहे हैं उस सच्चाई से। तो ये चीज उसमें आई है। और एक जो खास बात और आई है कि जाति व्यवस्था तो है बिल्कुल, जो सच है, और उससे कवि लड़ रहा है और नए नए ढंग से, नई नई भाषा, नए शिल्प में उससे लड़ाई हो रही है, बहुत बारीक ढंग से। अब पहले जैसी वो कविताएं नहीं है कि मनुवाद, मैंने देखा किसी कविता में मनुवाद नहीं आया, किसी कविता में मनुवाद शब्द नहीं आया। तो लड़ाई एक अलग स्टेज पे पहुंच गई है, क्योंकि सोसाइटी एकदम नया हो रही है, बिल्कुल बदल रही है। अब उस तरह से लड़ाई हमारी होनी चाहिए। असल दुश्मन कौन है उसकी पहचान। तो मनुवाद तो है, लेकिन मनुवाद कई फोल्ड में है, वो इस तरह डायरेक्ट नहीं है। तो उसे पकड़ने की कोशिश कवियों ने की है, और क्लास का कंट्राडिक्शन उभर के आया है कविताओं में। बहुत सारे कवियों की कविताओं में देखा कि जो वर्ग है वो एकदम साफ दिखाई देता है आमने सामने। असली लड़ाई यही है, क्योंकि वो मनुवाद एक खास तरह का क्लास बन गया है, पहले से भी था और अब और बहुत ठोस ढंग से बन गया। जमीनें बेच के मॉल बना रहे हैं वो मनुवादी, जो पहले सामंत के रूप में कब्जा किए हुए थे, उत्पीड़न शोषण कर रहे थे, अब वो कारपोरेट के साथ अपना हाथ मिला लिए हैं। अब लड़ाई का एक नया चैलेंज सामने है, और उसे, ये अच्छी बात है कि दलित लेखक समझ गए हैं उस चीज को, उस चाल को, उस षड्यंत्र को, और वो जान रहे हैं कि हमें किससे लड़ना है। तो ये जो क्लास का कंट्रडिक्शन है वो उभर के आया है। तो ये बातें हैं गीत, नवगीत के फॉर्म में, और दूसरे तरह से जो कविताएं लिखी गई हैं उन सब में ये बातें आई हैं। यही मुझे कहना था। शुक्रिया। जी सर।
नहीं नहीं कुछ लोगों को ज्यादा जल्दी नहीं, कोई बात नहीं। आप शुरू कीजिए, छोड़िए। नहीं सुन रहे आप? हम सुन रहे हैं सर, हम सुन रहे हैं सर। हाँ, कुसुम जी जाना था। इसका टाइटल है बाइयाँ। भाइया बाइयाँ मुंह अंधेरे आ जाती हैं पानी भरने बाइयाँ। भाइया भाइया बाइयाँ सीढ़ियों से चढ़ते हुए कितने मंजिल पर हो फ्लैट, उनके पाँवों को नहीं होता दर्द, नहीं होती थकान उनके शरीर को, उफ तक वे नहीं करती, घड़ी भर सुस्ताने का टाइम भी नहीं मिलता उन्हें। एक एक फ्लैट से लाती हैं पहले खाली घड़े, सीढ़ियाँ उतरकर नल के नीचे लाइन में रखती हैं घड़े, नंबर आने पर घड़ा उठाकर पेट के सहारे हाथ से पकड़कर पानी से भरा घड़ा वे चढ़ती हैं सीढ़ियाँ बार बार, जब तक 4 घड़े पानी हो जाता नहीं पूरा। पानी हो जाने पर बताती हैं वे, मैम साहब पानी हो गया पूरा। प्याले और प्लेट उतारती हैं, पानी उबलने पर चाय की पत्ती डालती हैं, फिर दूध और चीनी। चाय तैयार होने पर पहले मैम साहब को देती हैं, मैम साहब सोई रहती है तब तक। फिर अपने लिए पहली चाय वह यहीं पीती है, सुबह लगभग 5 बजे। रसोई के बाहर एक कोने में खड़ी होकर साथ में बिस्किट का टुकड़ा जो पहले से रखा होता है, उसके लिए रसोई के दूसरे कोने में चाय पीकर समय देखती है दीवार घड़ी में सुबह के 6 बजे। चाय पीते पीते धूप के कुछ टुकड़े प्रवेश करते हैं रसोई में, किरणों के साथ आती हैं चिड़िया, फुदकती हैं, गाती हैं, बाई बाजरा डालती है। बाजरा चुगते हुए खुश होती हैं, मचलती हैं, उनका मचलना और फुदकना देख जैसे बाई पिघलती है। पिघलते हुए ढेर सारे बर्तन साफ करना, अभी 3 जगह और जाना है। पल भर आईने के सामने खड़ी हो अपने आप से कुछ कहती हैं, पसीना पोंछती हैं, आईने में अपने आप को बिखरते देखती हैं, बिखरे बाल, पानी ढोते हुए ब्लाउज का भीग जाना, कभी कभी हाथ से निचोड़ती हैं, पानी छलक जाता है बार बार। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बैलेंस नहीं रख पाती, कभी भूल जाती है कदम ताल, ऊपर चढ़ना फिर उतरना, हर बार जितने घड़े उतनी बार, भीगना सूखना बाइयों की दिनचर्या में शामिल, कभी आंसुओं से भीगना, कभी पानी से। फर्क क्या पड़ता है, आंखें भी सूख जाती हैं, कभी नदी भी बन जाती हैं बाइयाँ, जैसे आंसुओं से आंखें और पानी से ब्लाउज, जैसे नदी का सूख जाना और खड़ जाना फिर पानी से। पर बाइयों के भीतर कहीं कुछ रिश्ता है, जैसे किसी पहाड़ी के नीचे पानी, उनके भीतर भी कुछ रिश्ता है, चाहे पानी हो चाहे आंसू हो। मार्मिक, बहुत बहुत मार्मिक। ताली ताली का विषय नहीं है, ताली का विषय नहीं है भाई, ताली का विषय नहीं है। साथियों, अब 1 मिनट की भूमिका। ये कविता कब लिखी, क्यों लिखी, शेखर जी को मालूम है, आपको नहीं है। पिछली शताब्दी में फिल्म लेखन के संबंध में ये जो शख्स आपके सामने खड़ा हुआ है, 40-50 बार जा चुका हूँ, इसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। जिस डायरेक्टर के फ्लैट पे रुका हुआ था, 3 मंजिल, 4:30-5 बजे हम जग जाते थे, अरे भाई क्या हो गया, पानी भरना है नमिश राय जी, पानी नहीं है बम्बई में, नीचे से लाना पड़ता है। बम्बई में इस समय 4000 औरतें पानी भरने का काम करती हैं इस समय, नीचे से पानी लाती हैं, क्योंकि बम्बई वालों को समय नहीं है पानी भरने का, और पानी भी कम आता, और 3री 4थी 5वीं 6ठी मंजिल। ये तो मात्र फ्लैटों का हाल है, फ्लैटों के अलावा जो महिलाएं हाँ। ग्रामीण क्षेत्र में रहती है उनका तो नहीं, मैं तो महानगर का जिक्र, महानगर की बात कर रहा हूँ। सुन लिए जो मैंने लिखा उसका बता रहा हूँ, वो बात ठीक है। तो ये कविता जो आदमी महसूस करता है ना, तो वो ज़्यादा उस तरह की कविता होती है। एक केवल आधे मिनट की मैं कविता और सुनाना चाह रहा हूँ उसको, लेकिन 4 लाइन सुनाऊंगा अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं, हिंदी बाद में कर लिया है।
A man lying on the road, people come see and go away without taking anything. A man lying on the road. इसकी आधे मिनट की भूमिका यह है कि बम्बई माहिम चौपाटी पे सुबह मैं जाता था समंदर के किनारे, वहाँ एक आदमी मृत पड़ा हुआ है। भारत सरकार ने फिल्म बनाई इस पर मेरी 1 घंटे की, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। एक आदमी मृत पड़ा है और लोग आ जा रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा कौन आदमी पड़ा है। मैं बड़े हैरत में, क्योंकि मैं मेरठ से गया था, मेरे संस्कार अलग हैं। भाई ये आदमी क्यों पड़ा है यहाँ? दोबारा आया, फिर वो आदमी पड़ा है। छू के देखा तो वो आदमी मरा हुआ था। आदमी मर चुका, लोगों को चिंता नहीं है। वहीं बैठ के वो कविता लिखता हूँ। वो जो दृश्य शूट हुआ है वो वहीं बैठ के कविता लिखते हुए एक अलग कलाकार ने उसको माने शूटिंग हुई है माने। तो ये